हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी कंटिन्यू 12th क्लास केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड की जा रही है शाम 5 बजे। थोड़ा मेरे भाई ये लेट भी हो सकता है, हो जाता है कभी किसी प्रॉब्लम के कारण, बट आपको कंटिन्यू 5 साढ़े 5 बजे वीडियो मिल ही जाती है। तो मेरे भाई कंटिन्यू आप फायदा लीजिए इस वीडियोस का और अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग बनाइए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मेरे भाई आज की वीडियो में हमारा ये पार्ट नंबर 9 है यूनिट 5 का। हमारी यूनिट 5 जो चल रही है उसका ये पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, विद्युत कण संचलन, ये सब चीजें कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो मेरे भाई अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाइए और जाकर इसको देख लीजिए। ठीक है, तो पार्ट नंबर जो हमारा 9 है, इसमें आज हम 3 टॉपिक कम से कम कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला रहेगा स्कंदन, दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा हाइडी-सूजी का नियम, तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रक्षी कोलाइड, और चौथा हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर्ण संख्या। ये 4 टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मेरे भाई स्कंदन। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए स्कंदन। ठीक है, स्कंदन। ठीक है, स्कंदन। ठीक है, इसका दूसरा नाम मेरे भाई ऊनन भी है। दूसरा नाम क्या है? ऊनन, स्कंदन या ऊनन इसको हम बोलते हैं। मेरे भाई इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कंदन को कोगुलेशन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और ऊनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लॉकुलेशन। ठीक है, फ्लॉकुलेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो स्कंदन या हमारा ऊनन ये रहेगा। मेरे भाई जो स्कंदन या जो ऊनन है वो सिर्फ अपक्षेपण है। जैसे आपने अपक्षेपण में देखा था कि कोलाइडी विलयन में आपको पता है 2 चीजें होती हैं। जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोलाइडी विलयन, इसमें आपकी 2 चीजें होती हैं, जिसमें आपका पहला होता है परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? विलय। जिसे हम क्या बोलते हैं? विलय। मतलब जो विलय होता है उसे ही बोलते हैं हम परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरा हमारा होता है परिक्षेपण माध्यम, ये हमारा दूसरा रहता है। तो ये कोलाइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलायक। मतलब जो विलायक होता है उसे हम परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, और जो विलय होता है उसको हम परिक्षिप्त प्रावस्था बोलते हैं। तो मेरे भाई जो कोलाइडी विलयन होता है, इस कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम ये 2 चीजें रहती हैं। तो मेरे भाई क्या होता है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग करना अपक्षेपण कहलाता है। अलग अलग करना क्या कहलाता है? अपक्षेपण। और जो अपक्षेपण है उस अपक्षेपण को ही लगभग हम स्कंदन बोलते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अलग अलग करना अपक्षेपण कहलाता है, और यही लगभग क्या है मेरे भाई? स्कंदन। और मेरे भाई आप एक चीज याद रखो कि जो कोलाइडी विलयन है, इस कोलाइडी विलयन का जो अपक्षेपण होता है केवल और केवल विद्युत अपघट्ट के कारण होता है। यदि हम कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्ट डाल देते हैं तो कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग हो जाते हैं, ये अपक्षेपण। तो सेम मेरे भाई क्या है? स्कंदन। सेम क्या है मेरे भाई? स्कंदन। ठीक है, तो स्कंदन में यदि हम कोलाइडी विलयन में, अगर हम कोई कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में एक कोई विद्युत अपघट्ट डाल दें, क्या डाल दें? विद्युत अपघट्ट डाल दें, तो कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी विलयन के जो कण हैं वो उदासीन हो जाते हैं, उदासीन होकर अलग हो जाते हैं, अपक्षेपित हो जाते हैं। ये जो क्रिया है वो आपकी स्कंदन है। देखो मैं आपको समझा रहा हूं डायग्राम के थ्रू यहाँ पर। ठीक है, जैसे मान लिया मेरे भाई ये पात्र है, ये एक पात्र है। इस पात्र में मैंने मेरे भाई आर्सेनिक सल्फाइड, ठीक है, AH2O3, सॉरी आर्सेनिक सल्फाइड बोला मैंने, AH2S3 का मैंने इसमें कोलाइडी विलयन भर दिया। ठीक है, इसमें आर्सेनिक सल्फाइड का मेरे भाई मैंने इसमें कोलाइडी विलयन भर दिया। अब ये कोलाइडी विलयन है। अब मेरे भाई मुझे पता है जो आर्सेनिक सल्फाइड है वो AS3+ और S2- में टूट जाता है।
टूट जाता है। आपको पता है ये इन दो आयनों से मिलकर बना है आर्सेनिक सल्फाइड। अब मेरे भाई ये आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, अब यदि मैं इसमें मैं एक विद्युत अपघट्ट डाल दूं और वो विद्युत अपघट्ट मान लिया मैंने बेरियम क्लोराइड का है। किसका है? बेरियम क्लोराइड का है। तो बेरियम क्लोराइड किस में टूटता है? Ba2+ में, और Ba2+ और Cl1- में टूटता है। तो जैसे ही मेरे भाई मैं बेरियम क्लोराइड का इसमें जो विद्युत अपघट्ट है वो विद्युत अपघट्ट डालूंगा। क्या डालूंगा? ये विद्युत अपघट्ट जैसे ही डालूंगा तो मेरे भाई क्या होगा, जो बेरियम सल्फाइड में Ba2+ है, बेरियम सल्फाइड में क्या है? Ba2+, वो आर्सेनिक सल्फाइड के H2- को उदासीन कर देगा। देखो मेरे भाई Ba जो 2+ है वो आर्सेनिक सल्फाइड को उदासीन करेगा, क्योंकि प्लस और माइनस वाले ही उदासीन होते हैं। तो ये भी 2+ है और ये 2- है, तो 2+ से 2- कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे? उदासीन। दोनों क्या हो जाएंगे? उदासीन। और उदासीन जैसे ही होंगे तो Ba और जो S है वो आपस में जुड़ जाएंगे, और BaS आपस में जुड़ जाएंगे और BaS हो जाएगा अलग। अब BaS जैसे ही अलग होगा तो आपका जो AS है वो अपने आप अलग हो जाएगा। जब BaS को अलग कर देगा तो AS अपने आप अलग हो जाएगा, है ना। तो विलेय अलग और विलायक अलग, तो विलेय और विलायक अलग अलग हो गए, मतलब ये इसका क्या हो गया? अपक्षेपण हो गया। यही क्रिया मेरे भाई स्कंदन कहलाती है। समझ गए आप? तो ध्यान रखना, कोलाइडी विलयन की उपस्थिति में, विद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का अपक्षेपित होकर अलग होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो स्कंदन क्या है? एक अपक्षेपण ही है। ओके, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में मेरे भाई क्या जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा जब आर्सेनिक सल्फाइड के कोलाइडी विलयन में बेरियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट मिला दिया जाता है, तब बेरियम क्लोराइड में उपस्थित Ba2+ आयन आर्सेनिक सल्फाइड में उपस्थित H2- आयन को उदासीन कर उनको अलग कर देता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या होगी? अपक्षेपण। अब BaS अलग तो AS अपने आप अलग, तो ये क्रिया होगी स्कंदन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्कंदन और ऊर्णन। क्लियर है? चलो, स्कंदन और ऊर्णन हमारा मेरे भाई क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे भाई हार्डी-सूल्जे का नियम। ठीक है, तो इसके बाद आप इसको हटाइए और अगली हेडिंग जो है वो आप डालिए हार्डी-सूल्जे का नियम। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? हार्डी-सूल्जे का नियम। हार्डी-सूल्जे का नियम मेरे भाई, ये जो नियम है हार्डी-सूल्जे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हार्डी-सूल्जे नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था। और हार्डी-सूल्जे नामक वैज्ञानिक ने अपने इस नियम में स्कंदन शक्ति के बारे में, आपको देखो पता है, कोई विद्युत अपघट्ट डालते हैं तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन हो जाता है, अपक्षेपण हो जाता है। अभी आपने सीखा, ध्यान रखना इस बात को। जब भी हम विद्युत अपघट्ट डालेंगे तो कोलाइडी विलयन का स्कंदन होगा या अपक्षेपण हो जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई, कोई विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति क्या है? कोई विद्युत अपघट्ट कितना स्कंदन कर सकता है? कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है? इस स्कंदन शक्ति को समझाने के लिए हार्डी-सूल्जे नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। किस लिए दिया? स्कंदन शक्ति को समझाने के लिए। ठीक है, स्कंदन शक्ति, किसी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये बताने के लिए उन्होंने एक नियम दिया जिसे बोलते हैं हार्डी-सूल्जे का नियम। ठीक है, जैसे मेरे भाई NaCl है, NaCl की स्कंदन शक्ति क्या है? ठीक है, जैसे हमने लिख दिया MgCl2 की स्कंदन शक्ति क्या है? हमने लिख दिया AlCl3, इसकी स्कंदन शक्ति क्या है? इसकी स्कंदन शक्ति, कोई भी विद्युत अपघट्ट है, किसी भी विद्युत अपघट्ट की स्कंदन शक्ति को समझाने के लिए इन महोदय ने, हार्डी-सूल्जे महोदय ने अपना नियम दिया था। और उस नियम में उन्होंने क्या कहा? उस नियम में उन्होंने कहा कि जिस विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयन की संयोजकता अधिक है, अगर किसी विद्युत अपघट्ट में उपस्थित आयन की संयोजकता अधिक है
तो उसकी स्कंदन शक्ति अधिक होगी, और जिसकी संयोजकता कम है उसकी स्कंदन शक्ति कम होगी। ठीक है, जैसे आपको पता है NaCl में Na की संयोजकता क्या है, Na1+ Na1+। MgCl2 में Mg की संयोजकता आपको पता है क्या है, Mg2+। और AlCl3 में Al की संयोजकता क्या है, Al3+। अब आप देखो इन विद्युत अपघट्यों में किस के आयन की संयोजकता ज्यादा है, तो हम देख रहे हैं इसके आयन की जो संयोजकता है वो ज्यादा है, किसकी, 3+ है। इसकी क्या है, कम। इसकी क्या है, सबसे कम। तो मेरे भाई जो स्कंदन शक्ति होगी वो सबसे ज्यादा होगी AlCl3+ की, उससे कम Mg2+ की, उससे कम Na+ की। ठीक है, तो ध्यान रखना कि किसी विद्युत अपघट्य की जो स्कंदन शक्ति है वो संयोजकता के ऊपर डिपेंड करती है, संयोजकता के ऊपर निर्भर करती है, हार्डी सूल्जे महोदय ने कहा। जिस विद्युत अपघट्य की संयोजकता ज्यादा होगी उसकी स्कंदन शक्ति ज्यादा, जिस विद्युत अपघट्य की संयोजकता कम होगी उसकी स्कंदन शक्ति क्या होगी, कम। तो ये मेरे भाई इनके अनुसार स्कंदन शक्ति का बढ़ता क्रम है, स्कंदन शक्ति का बढ़ता क्रम है, स्कंदन शक्ति का बढ़ता क्रम। सबसे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। ठीक है, मतलब ये जो आपका विद्युत अपघट्य है, ये वाला यदि विद्युत अपघट्य डाल दे तो कोलाइडी विलयन का जो स्कंदन है, अपक्षेपण है, बहुत शीघ्रता से हो जाएगा, है ना, इनकी तुलना में। और ये डालेंगे तो स्कंदन तो होगा लेकिन स्कंदन थोड़ा धीरे धीरे होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो हार्डी सूल्जे का नियम। ठीक है, तो क्यों दिया, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक लाइन में सबसे पहले ये लिखेंगे, हार्डी सूल्जे नामक वैज्ञानिक ने किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति को समझाने के लिए एक नियम दिया। क्यों दिया, स्कंदन शक्ति को समझाने के लिए नियम दिया। ठीक है, अब लिखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है, अर्थात संयोजकता अधिक होने पर स्कंदन शक्ति अधिक एवं संयोजकता कम होने पर स्कंदन शक्ति कम। दैट्स ऑल। ओके, अब उदाहरण डालना और ये आपका स्कंदन शक्ति का बढ़ता क्रम लिख लेना। ठीक है, तो ध्यान रखना आज के बाद स्कंदन शक्ति कब अधिक होगी। अब स्कंदन शक्ति यदि संयोजकता अधिक है तो अधिक होगी, स्कंदन शक्ति संयोजकता कम है तो कम होगी, ये हार्डी सूल्जे का नियम। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट हेडिंग जो अपनी कॉपी में मेरे भाई आप लोग जमाइए, कोलाइडों का रक्षण या फिर रक्षी कोलाइड। ठीक है, रक्षी कोलाइड क्या है, तो मेरे भाई हमें नाम से समझ में आ रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। ठीक है, तो मेरे भाई ये चीज हमें आप नाम से समझ में आ रही है, रक्षी कोलाइड। रक्षी मतलब रक्षा करने वाले कोलाइड। हमें पता है कोलाइड होते हैं, है ना, स्टार्च, है ना, एल्ब्यूमिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सेल्यूलोज, है ना, इसके बाद आपका जिलेटिन हुआ, इसके बाद आपका आयरन हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये सब कोलाइड है। हमें पता है कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव स्नेही और एक द्रव विरोधी। ठीक है, जो आपका द्रव स्नेही कोलाइड होता है, द्रव स्नेही, हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड में मेरे भाई स्टार्च होता है, क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, इसके बाद आपका जिलेटिन होता है, जिलेटिन होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आपका एल्ब्यूमिन भी होता है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये आपके रक्षी कोलाइड हैं, ठीक, द्रव स्नेही कोलाइड हैं। और दूसरा हमारा मेरे भाई कोलाइड होता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो मेरे भाई आपको पता है द्रव विरोधी कोलाइड होता है आयरन हुआ, निकेल हुआ, कोबाल्ट हुआ, है ना, सिल्वर हुआ, ये द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही कोलाइड मेरे भाई ऐसे कोलाइड होते हैं जिनको जल के साथ मिलाओ तो वो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, जल के साथ आसानी से मिल जाते हैं। क्या मेरे भाई लोहा आसानी से जल के साथ मिलेगा, सिल्वर आसानी से जल के साथ मिलेगा, निकेल आसानी से जल के साथ मिलेगा, नहीं ना। तो जो आसानी से जल के साथ नहीं मिलते उन्हें बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, जो आसानी से मिल जाते हैं उन्हें बोलते हैं द्रव स्नेही
कोलाइड। ठीक है, चलो ये तो आपको पता है, पिछली वीडियो में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड, ये आपको पता है कोलाइड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ तो बात है रक्षी कोलाइड, मतलब रक्षा करने वाले कोलाइड, रक्षा करने वाले कोलाइड। अब रक्षा किससे करेंगे, बात तो ये है, तो रक्षा करेंगे उसके अपक्षेपण से। देखो आपको पता है दूध का अपक्षेपण होता है, दूध दही में चेंज हो जाता है। दूध आपको पता है किस किस से मिलकर बना, दूध जो आपका है वो जल और बसा से मिलकर बना होता है। जल और बसा, बसा मतलब मेरे भाई तेल, तेल और जल अगर मिले तो क्या बन जाता है, दूध बन जाता है। ये आपका दूध है। ठीक है, दूध क्लियर है। तो आपको पता है दूध का अपक्षेपण हो जाता है, दूध फट जाता है, दूध दही में चेंज हो जाता है, आपको पता है मेरे भाई। लेकिन आपको पता है जो दूध है 4 से 5 घंटे में दही में चेंज हो जाता है, दूध का अपक्षेपण हो जाता है। क्लियर। लेकिन मेरे भाई अगर हम उसी दूध में सोडा डाल दें, क्या डाल दें, सोडा, या फिर उसी दूध में हम एल्ब्यूमिन डाल दें, सोडा डाल दें या फिर एल्ब्यूमिन डाल दें, आपको पता है, तो वही दूध जो 4 से 5 घंटे में अपक्षेपण हो रहा था, अपक्षेपित हो रहा था, दही में परिवर्तन हो रहा था, अब वही दूध 8 से 9 घंटे तक भी दही में परिवर्तित नहीं होगा। मानते हो, 8 से 10 घंटे तक दही में परिवर्तित नहीं होगा यदि आपने सोडा डालकर उस दूध को गर्म कर दिया तो। क्यों नहीं हो रहा अब दही में परिवर्तित, आप ये बताओ क्यों नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अब जो दूध है उसकी रक्षा कौन कर रहा है, सोडा। आपने सोडा डाल के गर्म किया ना, तो दूध की रक्षा कौन कर रहा है, सोडा, और सोडा डालने के कारण अब वो दूध है वो दही में परिवर्तित नहीं हो रहा, रक्षा कर रहा है सोडा। तो सोडा मेरे भाई वहां पर रक्षी कोलाइड है जो उसको दही में परिवर्तित नहीं होने दे रहा। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। तो जो रक्षा करने वाले कोलाइड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रक्षी कोलाइड। कौन से कोलाइड, रक्षी कोलाइड। क्लियर हुआ। जैसे सोडा दूध की रक्षा कर रहा है तो दूध के लिए जो सोडा है वो रक्षी कोलाइड है या कोलाइडी रक्षण है। समझ गए ना। तो उसी प्रकार मेरे भाई अब यहां समझिए, आपको पता है जो द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है अस्थायी, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइड का अपक्षेपण हो जाता है। पहली बात तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, सिल्वर ये कोलाइडी विलयन बनाते नहीं है, ये कोलाइडी विलयन बनाते नहीं है। अगर इनको हमने जल में मिलाकर किसी प्रकार से इनका हमने कोलाइडी विलयन बना दिया, कोलाइडी विलयन क्या कर दिया, बना दिया, तो ये जो कोलाइडी विलयन होगा मेरे भाई वो अस्थायी होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम विद्युत अपघट्ट डालेंगे तो इसका अपक्षेपण हो जाएगा, अपक्षेपण हो जाएगा, इसलिए अस्थायी होता है। लेकिन मेरे भाई ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है वो होता है स्थायी। क्या होता है, स्थायी। क्यों? क्योंकि ये आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं और इनका आसानी से अपक्षेपण नहीं होता, इनका अपक्षेपण नहीं होता, ये स्थायी है और ये अस्थायी है क्योंकि अपक्षेपण इनका हो जाता है। तो मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, यदि मेरे भाई में द्रव, ये आपका जो द्रव विरोधी कोलाइड है जो अस्थायी है, ये द्रव स्नेही कोलाइड है जो स्थायी है। अब यदि मैं इस द्रव विरोधी कोलाइड में, द्रव विरोधी कोलाइड में इस द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दूं, द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड को मिला दूं, तो आपको पता है द्रव स्नेही कोलाइड का अपक्षेपण नहीं होता, ये स्थायी होता है। तो जैसे ही मैं इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो इसका तो अपक्षेपण होता ही नहीं है, साथ में वो इसके अपक्षेपण को भी रोक देगा, इसके अपक्षेपण को नहीं होने देगा। मतलब मेरे भाई जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो इसकी रक्षा करेगा, इसकी रक्षा करेगा, इसलिए इसका अपक्षेपण नहीं होगा। तो मेरे भाई जो द्रव स्नेही कोलाइड है इस द्रव विरोधी कोलाइड के लिए रक्षी कोलाइड की तरह काम करने वाला है। बस
इसका अपक्षेपण हो जाता है, इसका अपक्षेपण नहीं होता। जैसे ही मैं इसमें इसको मिला दूंगा तो इसका तो अपक्षेपण होता ही नहीं है, साथ में वो इसके अपक्षेपण को भी नहीं होने देगा, क्योंकि ये रक्षा करेगा, इसलिए इसको हम रक्षी कोलाइड बोलते हैं। समझ में आपको आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, पूरा आप समझ गए होगे आई होप। ठीक है, बस अब थ्योरी को आपको लिखना है, तो परिभाषा में लिखो, ऐसे कोलाइड जो अपनी उपस्थिति से कोलाइडी विलयन के स्कंदन को कम कर देते हैं या अपक्षेपण को कम कर देते हैं या रोक देते हैं, रक्षी कोलाइड या कोलाइडों का रक्षण कहलाते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल हमारा यही रहेगा, द्रवरोधी और द्रव स्नेही का। ठीक है, एग्जाम्पल में आपका क्या लिखोगे, जब द्रवरोधी कोलाइड में या द्रवरोधी कोलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिला दिया जाता है, तब द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का स्कंदन रुक जाता है या कम हो जाता है, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन द्रवरोधी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होने देता। दैट्स ऑल। क्लियर? तो ये मेरे भाई कोलाइडों का रक्षण या रक्षी कोलाइड हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे भाई स्वर्ण संख्या। तो मेरे भाई आप अपनी कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग जमा लो, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। ये एक गोल्डन काम करता है मेरे भाई, गोल्डन काम करने के कारण इसको हम ना बोलते हैं गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। मेरे भाई आप आलसी से काम नहीं चलेगा, आलसपन से आपका काम नहीं चलने वाला। अलर्ट होइए, जागृत होइए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ने में ही सब कुछ है, बिना पढ़े कुछ भी नहीं है, इसलिए अलर्ट हो जाइए। आपको बता देता हूं मेरे भाई, आपका जो परसेंटेज, आपकी जो बीएससी करोगे, आप इंजीनियरिंग करोगे या फिर कोई सी भी डिग्री करोगे, जो आपका गोल्डन डिग्री है वो आपकी 12th परसेंटेज से ही बनती है। आपका कैंपस सिलेक्शन होता है या कुछ भी होता है वो आपका 12th परसेंटेज होता है, तो आप 12th परसेंटेज को इंप्रूव करिए। तो इसलिए बोल रहा हूं पढ़ाई कीजिए, अलर्ट रहिए हमेशा। ठीक है, तो गोल्डन नंबर, स्वर्ण संख्या। आपको मेरे भाई पता है रक्षी कोलाइड का काम क्या है? रक्षा करना। रक्षा करने वाले कोलाइड को हम बोलते हैं रक्षी कोलाइड। और मेरे भाई ये आपके पता है ये रक्षी कोलाइड है, स्टार्च हुआ, एल्ब्यूमिन हुआ, जिलेटिन हुआ, ये रक्षी कोलाइड है। क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड, आपका जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही, वो आपका रक्षी कोलाइड की तरह कार्य करता है। तो रक्षी को द्रव स्नेही कोलाइड है, तो ये आपके रक्षी कोलाइड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मेरे भाई कोई भी जो आपका कोलाइड है उसकी रक्षण शक्ति क्या है? किसी भी कोलाइड की रक्षण शक्ति कम है, ज्यादा है, क्या है? किसी भी रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति को समझाने के लिए, बताने के लिए वैज्ञानिक सिगमोंडी ने, किसने? सिगमोंडी, पता नहीं कैसे कैसे नाम रख देते हैं, रखे हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी रक्षी कोलाइड, कोई भी रक्षी कोलाइड है, उसकी रक्षण शक्ति कम है, ज्यादा है, क्या है? किसी रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति को समझाने के लिए वैज्ञानिक, किसने? वैज्ञानिक सिगमोंडी ने। किसने? वैज्ञानिक सिगमोंडी ने एक संख्या निर्धारित की, एक संख्या बताई। संख्या क्या बोल रहा हूं मैं? एक संख्या बताई। उस संख्या को बोला गया स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्यों बोला गया? क्योंकि वैज्ञानिक जो सिगमोंडी थे, उन्होंने स्वर्ण के कोलाइडी विलयन लेकर यह प्रयोग किया था। सोने का कोलाइडी विलयन लेकर, सोने का कोलाइडी विलयन लिया और उस पर यह प्रयोग किया, और इसलिए इस संख्या को बोला गया स्वर्ण संख्या। तो ध्यान रखना, किसी रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक सिगमोंडी ने एक संख्या निर्धारित की, उसे हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या। तो ये तो हमें पता चल गया कि स्वर्ण संख्या दी क्यों गई, ये हमें केवल बस पता चला है कि स्वर्ण संख्या दी क्यों गई, लेकिन हमें अभी ये नहीं है पता कि स्वर्ण संख्या होती क्या है, ये नहीं पता ना। तो ध्यान रखना कि
कोई भी रक्षी कोलाइड की रक्षण शक्ति कम है ज्यादा है, इसको बताने के लिए इन्होंने एक संख्या निर्धारित की जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण संख्या। ये तो पता चल गया। अब स्वर्ण संख्या होती क्या है उस चीज का हमें पता और करना है, ठीक है। तो समझ लो 1 सेकंड के लिए, है ना। चलो मान लेते हैं मेरे भाई एक ये पात्र है, ये एक पात्र है, ठीक है। इस पात्र में हमने क्या किया, सोने का कोलाइडी विलयन लिया। किसका? सोने का कोलाइडी विलयन, ठीक है। इस पात्र में हमने स्वर्ण का मतलब सोने का कोलाइडी विलयन लिया, ठीक है। तो स्वर्ण विलयन लिया, स्वर्ण विलयन, और स्वर्ण विलयन ये हमारा कोलाइडी विलयन होगा, कोलाइडी विलयन होगा। तो आपको पता है जो सोने का कोलाइडी विलयन होता है वो द्रवरोधी कोलाइडी विलयन होगा, क्योंकि सोने का कोलाइडी विलयन हमें पता है जल के साथ सोना आसानी से तो घुलने वाला नहीं है, जबरदस्ती घोलेंगे और कोलाइडी विलयन बनाएंगे जो होगा अस्थायी, जो कैसा होगा अस्थायी। क्लियर है। तो इस स्वर्ण का कोलाइडी विलयन लिया, ठीक है। अब ये कोलाइडी विलयन लिया। अब मेरे भाई यदि इस कोलाइडी विलयन में मैं यदि कोई विद्युत अपघट्ट डाल दूं, क्या डाल दूं? विद्युत अपघट्ट। अच्छे से समझ लीजिएगा आप, टेंशन मत लो, आराम से समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने इसमें एक विद्युत अपघट्ट डाल दिया NaCl, जिसकी मात्रा हमने केवल और केवल ली 1 ml हमने केवल इसमें विद्युत अपघट्ट डाल दिया। तो 1 ml विद्युत अपघट्ट डाल दिया तो मुझे पता है ये कोलाइडी विलयन है। जैसे ही मैं इसमें विद्युत अपघट्ट डालूंगा तो इसका अपक्षेपण होगा, सिंपल है। यदि इस कोलाइडी विलयन में मैं विद्युत अपघट्ट डालूंगा तो इस कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक अलग अलग होंगे, इसका अपक्षेपण होगा मतलब स्कंदन इसका होगा, क्योंकि अपक्षेपण ही स्कंदन होता है, स्कंदन इसका होगा, सिंपल सी बात है, होगा। लेकिन मेरे भाई यदि मैं इस कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होने देता, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका स्कंदन ना होने दूं, मुझे इसका स्कंदन नहीं करना, मुझे स्कंदन इसका रोकना है, तो मेरे भाई इस कोलाइडी विलयन में मैं क्या डालूंगा? रक्षी कोलाइड, क्योंकि रक्षी कोलाइड का क्या है? स्कंदन को रोकना, स्कंदन को ना होने देना। रक्षी कोलाइड का मतलब यह है रक्षा करना, उसके स्कंदन को ना होने देना, स्कंदन को रोकना, यही काम है। तो मेरे भाई मैं इसमें डालूंगा रक्षी कोलाइड। क्या डालूंगा? रक्षी कोलाइड। और रक्षी कोलाइड की मैं यहां पर मात्रा डालूंगा मिलीग्राम में। किसमें? मिलीग्राम में। ध्यान रखना, रक्षी कोलाइड की मात्रा किस में डालेंगे? मिलीग्राम में, mg में, ठीक है। तो मेरे भाई विद्युत अपघट्ट डालेंगे तो इसका स्कंदन होगा, बट मुझे स्कंदन इसका रोकना है, तो मैं इसमें क्या डालूंगा? रक्षी कोलाइड। क्या डालूंगा? रक्षी कोलाइड। तो मेरे भाई मुझे रक्षी कोलाइड की इसमें कितनी मात्रा डालनी चाहिए कि इसका स्कंदन रुक जाए, इसके स्कंदन रुक जाए? मुझे कितना रक्षी कोलाइड इसमें डालना होगा कि इसका जो स्कंदन है वो रुक जाए, स्कंदन होना, अपक्षेपण होना इसका रुक जाए? तो जितनी मात्रा मुझे रक्षी कोलाइड की इसमें डालनी पड़ेगी वो रक्षी कोलाइड की मात्रा स्वर्ण संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? स्वर्ण संख्या होगी। जिस मात्रा से इसका स्कंदन रुकेगा, ध्यान रखना, जिस मात्रा से इस कोलाइड विलयन का स्कंदन रुकेगा वो रक्षी कोलाइड की मात्रा स्वर्ण संख्या कहलाएगी। समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? ठीक है, फिर से समझो। मैंने क्या किया, एक पात्र था उसमें मैंने स्वर्ण का विलयन लिया, स्वर्ण का विलयन कोलाइड विलयन होगा। अब यदि इस कोलाइड विलयन में मैं यहां से विद्युत अपघट्ट डालूंगा तो सिंपल सी बात है कि एक कोलाइड विलयन का अपक्षेपण होगा। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अलग अलग होंगे, बट मुझे इसका अपक्षेपण होने नहीं देना, मुझे इसका अपक्षेपण रोकना है। तो मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इसमें डालूंगा मैं रक्षी कोलाइड, क्योंकि रक्षी कोलाइड रक्षा करता है। तो रक्षी कोलाइड डालूंगा तो इसका स्कंदन रुक जाएगा, बट ये बता है कि रक्षी कोलाइड की मुझे कितनी मात्रा डालने पर इसका स्कंदन रुकेगा, इसका अपक्षेपण रुकेगा। तो जितनी मात्रा मुझे रक्षी कोलाइड की डाल के इसका स्कंदन रुक जाए, उस मात्रा जो होगी वो मात्रा आपकी कहलाएगी स्वर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो
रक्शिकोलाइड की वह मात्रा जो स्कंदन को रोक देती है। रक्शिकोलाइड की वह मात्रा जो स्कंदन को रोक देती है स्वर्ण संख्या कहलाती। एक शॉर्ट परिभाषा। अब पूरी अच्छी परिभाषा को देखना है इस चित्र के थ्रू। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं, जो आपका स्वर्ण है, ये स्वर्ण का विलयन हमने 10 ml लिया था। किसने? कितना? 10 ml, क्योंकि सिगमंडी नामक वैज्ञानिक ने 10 ml कोलाइड विलयन में ये प्रयोग किया था। ठीक है, तो पूरी परिभाषा आप सुनो। पूरी परिभाषा ये है, रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, क्योंकि मिलीग्राम में हमने रक्शिकोलाइड लिया तो मिलीग्राम में तो मात्रा होनी चाहिए। तो रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml कोलाइडी विलयन का, 10 ml कोलाइडी विलयन का 1 ml विद्युत अपघट्ट, 1 ml विद्युत अपघट्ट द्वारा स्कंदन को रोक देती है। क्योंकि स्कंदन 1 मोल विद्युत अपघट्ट से ही होगा, क्योंकि 1 ml विद्युत अपघट्ट डाला तो इससे स्कंदन होगा। तो 1 ml विद्युत अपघट्ट द्वारा जो स्कंदन होगा उसको रोक दे, उस मात्रा को हम स्वर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो। रक्शिकोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml कोलाइडी विलयन का 1 ml विद्युत अपघट्ट द्वारा होने वाले स्कंदन को रोक देती है, उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो मेरे भाई एक अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई आप बताओ, यदि हमने रक्शिकोलाइड की ज्यादा मात्रा डाली, यदि ज्यादा मात्रा हमने डाली और आपका अपक्षेपण रुका, ज्यादा मात्रा डाली, अपक्षेपण रुका, तो इस रक्शिकोलाइड की पावर ज्यादा होगी या कम होगी? बताओ बताओ, आप हमें बताओ। यदि आपके घर में कम चिरपिरी मिर्चें हैं, कम चिटपिटी मिर्चें हैं, तो आपकी मम्मी सब्जी में ज्यादा मिर्ची डालेंगी, ज्यादा मिर्ची डालेंगी। और यदि आपके घर में जो मिर्ची है ज्यादा चिरपिरी है, तेज मिर्ची है, तो आपकी मिर्ची मम्मी जो है वो कम मिर्ची डालेंगी। क्यों? कहेंगी बेटा मिर्ची ज्यादा चिरपिरी है, कम डालना। बोलो, ज्यादा चिरपिरी अगर मिर्ची है तो कम डालोगे, और कम चिरपिरी है तो ज्यादा डालोगे। मतलब पावर ज्यादा है तो कम मात्रा, और कम पावर है तो ज्यादा मात्रा। समझ रहे हो ना? तो यदि मेरे भाई इस रक्शिकोलाइड की ज्यादा मात्रा डालने पर स्कंदन रुक रहा है, मतलब रक्शिकोलाइड की जो रक्षण शक्ति है वो कम होगी। रक्शिकोलाइड की रक्षण शक्ति है वो कम होगी। और यदि कम मात्रा डालने पर स्कंदन रुक रहा है, कम मात्रा डाले, इसकी कम मात्रा डालने पर स्कंदन रुक रहा है, मतलब जो रक्शिकोलाइड है उसकी पावर क्या है? ज्यादा है। अब पावर ज्यादा है और ज्यादा पावर है, इसलिए तो कम मात्रा से ही इसका स्कंदन रुक रहा है। समझ रहे ना? तो ध्यान रखना, रक्शिकोलाइड की ज्यादा मात्रा होगी तो रक्शिकोलाइड की रक्षण शक्ति कम होगी, रक्षा करने की शक्ति कम होगी। और रक्शिकोलाइड की कम मात्रा डालने पर स्कंदन हो रहा है, स्कंदन रुक रहा है, तो मतलब रक्शिकोलाइड की रक्षण शक्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ध्यान रखना इस बात को, है ना? अब ज्यादा मात्रा डालने पर स्कंदन रुक रहा है, ज्यादा मात्रा डालने पर यदि रक्शिकोलाइड की मात्रा ज्यादा है, रक्शिकोलाइड की मात्रा ज्यादा है, तो स्कंदन शक्ति क्या है? कम होगी। स्कंदन शक्ति क्या होगी? सॉरी मेरे भाई, यदि रक्शिकोलाइड की मात्रा ज्यादा है, रक्शिकोलाइड की मात्रा ज्यादा है, तो इसकी जो रक्षण शक्ति है वो कम होगी। रक्षण शक्ति क्या होगी? कम। और रक्षण शक्ति तो कम है लेकिन मात्रा तो ज्यादा है। रक्षण शक्ति कम है लेकिन मात्रा तो ज्यादा है। अब मात्रा ज्यादा होने के कारण संख्या भी ज्यादा ही आएगी। मात्रा ज्यादा है तो संख्या भी ज्यादा ही आएगी, मतलब संख्या ज्यादा आएगी, मतलब स्वर्ण संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। रक्षण शक्ति कम है तो स्वर्ण संख्या ज्यादा है। स्वर्ण संख्या क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा मात्रा डालने पर स्कंदन रुकेगा। ज्यादा मात्रा डालने पर स्कंदन रुकेगा, मतलब रक्षण शक्ति तो कम है लेकिन मात्रा तो ज्यादा डाली, तो स्वर्ण संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन यदि कम मात्रा इसकी डाल दी, कम मात्रा डालने पर स्कंदन हो रहा है, मतलब इसकी शक्ति क्या है? रक्षण शक्ति ज्यादा है,
और रक्षण शक्ति ज्यादा है लेकिन मात्रा तो कम डाली, मात्रा कम डालने के कारण स्वर्ण संख्या क्या होगी, कम। मतलब कहने का मतलब ये है रक्षण शक्ति अधिक होने पर स्वर्ण संख्या कम और रक्षण शक्ति कम होने पर स्वर्ण संख्या अधिक होती है। दैट्स ऑल। तो हमारा स्वर्ण संख्या पूरा खत्म मेरे भाई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।